उसमें जो चीज़ मांगी जाती है ना वो मियाँ साहब दे सकते हैं ना मैं दे सकती हूँ। उसमें सिलेक्टेड आज़म की तरह अपनी असूलों की कुर्बानी देनी पड़ती है। एक तो इन्होंने से बाहर से भी सिफारिशें मुझे भिजवाई हैं। अवाम की पीठ में छुरा घोंपना पड़ता है। बाहर के मुल्कों से भी सिफारिशें भिजवाई। हुकूमत में सिर्फ आप होते, चला कोई और रहा होता है, तो ये कॉम्प्रोमाइज़ भाई हमसे नहीं हो सकता। जो मर्जी करना आपने करें। जो वीडियो सबूत मैं दिखा चुकी हूँ उसको मैं चाहती हूँ कि नवाज शरीफ को इंसाफ नहीं मिला, उनको इंसाफ। एहतसाब इस मुल्क के अंदर होके रहेगा और ताकतवर का होगा। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो राय के साथ मैं हूं असद रहीम खान और मेरा साथ देंगे बाकिर सज्जाद। जैसे आपने देखा, पाकिस्तान में एक कन्फ्यूजन का गलबा है। एक जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़ियादत कहती है कि किसी से भी फ़ोन करवा लें, एहतसाब सबका होगा और एहतसाब ताकतवर होगा। लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की नई नायब सदर मरीम नवाज़ साहिबा का कहना है कि जो हमें शराइत ऑफ़र किए गए थे वो नामंजूर थे, मियाँ नवाज शरीफ साहब को भी नामंजूर थे और उसी वजह से उनकी रहाई नहीं हो पाएगी। अब देखना ये होगा कि जो अब सियासी मुबाहिसा एक तरह से छेड़ा हुआ है दोनों सियासी क़ुव्वतों ने, वो क्या तामीरी है। बहुत देर से एहतसाब के घेराव में कई सीनियर लीडरान आए और उसके शाना बशाना ये डिस्कशन होती रही कि डील होगी या कि ढील होगी या NRO होगा। माजी की बातें हुई जो 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों को NRO फराहम किया गया था, उससे भी कई तारीखी सिलसिले जोड़े गए। लेकिन वही सियासी जमात, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी बात कर लें, वो भी शायद उसी कन्फ्यूजन में शामिल है। माजी के तल्ख तजर्बों की वजह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की क़ियादत से हाथ नहीं मिलाना चाहते, लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इसलिए नहीं खड़ा होना चाहते कि शायद सिंध हुकूमत से हाथ धोने पड़ जाएं। जनाब बाकिर साहब, ये जो सिचुएशन है एक तरह से सर, क्या अब हम आगे बढ़ के कुछ कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन कर लें? क्योंकि जनाब, इफ़ यू डोंट माइंड द एक्सप्रेशन, वही बयानबाजी कि जी डील होगा, ढील होगी, क्या करेंगे, किस तरह करेंगे, किसकी फ़ोन कॉलें थी, क्या शराइत थे। अब आगे निकलें सर। मियाँ नवाज शरीफ साहब को आपने गिरफ़्तार कर लिया, राना सनाउल्लाह को, हमजा शहबाज को, आसिफ अली जरदारी को, दीगर लीडरान को। पॉलिसी की अब हम बात कर सकते हैं कि नहीं? असद, मेरा ख्याल में बात तो जब से ये हुकूमत बनी थी पॉलिसी के ऊपर फोकस होना चाहिए था। जिस तरह के मसाइल हमारे मुल्क में इस वक्त हैं, हमें चाहिए था, ये दोनों अपोजिशन की भी जिम्मेदारी थी और हुकूमत जो आई थी पिछले साल, तकरीबन 1 साल पहले, अब 1 साल होने को है, वो उन सबको चाहिए था कि पॉलिसी के ऊपर बात करते, जबकि ये वाले जो मसाइल थे इनको अपना एक लीगल कोर्स फॉलो करने देते। लेकिन हमने देखा कि जब भी अगर हुकूमत की कारकर्दगी की बात हो या अपोजिशन का मौक़िफ़ जाना जाए, तो एक ही हमें आवाज़ सुनाई देती है कि वज़ीर आज़म कहते हैं मुझे NRO मांगा जा रहा है, मैं नहीं दूंगा। ये कहते थे कि जी आपसे किसने मांगा है। लेकिन मेरा ख्याल में चूँकि अब ये एक नेशनल आपकी उस डिस्कोर्स का हिस्सा बन चुका है, तो इस चीज़ को भी अब सेटल हो जाना चाहिए कि क्या NRO मांगा जा रहा है या दिया जा रहा है, ताकि लोगों के जहनों में जो कुछ शुबात है वो भी अब ज़रा क्लियर हो जाएं और लोग ज़्यादा फोकस कर सके कि किसका बयानिया सच्चा है। मेरा ख्याल में अब ये जो चीज़, जब मरीम नवाज़ साहिबा का जो इंटरव्यू कल मुख्तलिफ अखबारात में भी छपा है और जिसको भी आपने प्ले भी किया है, इसमें उन्होंने वाज़े तौर पे कहा कि उनको कुछ डील ऑफ़र की गई, लेकिन उनको वो काबिल कबूल नहीं थी। और दूसरी तरफ, जिससे मैंने अभी भी जिक्र किया कि इमरान खान साहब कहते हैं कि जो मर्जी कर ले, मैं डील नहीं देता, ये डील मांगते हैं। इसका मतलब एक ज़ाती तौर पर इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि कुछ चीज़ इनके दरमियान नेगोशिएट हो रही है। अब वो डील है, वो क्या है, ये मेरे ख्याल में दोनों पार्टीज़ की जिम्मेदारी बनती है। हुकूमत की भी जिम्मेदारी बनती है, मरीम नवाज़ साहिबा की भी जिम्मेदारी बनती है। जब वो कहती हैं कि हमने वो इसलिए कबूल नहीं की कि वो हम छुरा नहीं घोंपना चाहते, हम लोगों से वो धोखा नहीं करना चाहते, हमने इसलिए उसको नामंजूर किया। ये अब मेरे ख्याल में अब चूँकि एक चीज़ अब वाज़े होकर सामने आ रही है कि कुछ ना कुछ उनके दरमियान किसी मसले पर बातचीत इनके दरमियान जारी है। तो अब ये वजाहत दे, क्योंकि जो दूसरी तरफ से हमारे सामने एक पोजीशन आ रही है, और मैं आपको जो एक तकरीबन 2 माह हो गए पहले एक आर्टिकल छपा था एक अखबार में, जावेद चौधरी साहब का एक कॉलम छपा था
जिसमें उन्होंने किसी एक इंटरव्यू का जिक्र किया था जहां पर उनको बताया गया था कि शरीफ फैमिली, शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब भी इस तरफ इंक्लाइंड हैं कि किसी तरह से उनको डील दी जाए और उसमें पैसे जमा हो जाएं, लेकिन अच्छा उनको कुछ वो एक्सेप्ट ना करना पड़े। पे ये जो आपने जावेद चौधरी साहब के इसका इस मजमून का आपने हवाला दिया, जनाब आपने भी जिम्मेदारी की बात की, ये दोनों अतराफ, क्या आपका अपना बयानिया कमज़ोर नहीं हो जाता? एक तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज कह रही है कि जी हम तो मरकज़ की लेजिटिमेसी को मानते ही नहीं हैं, हम इस मैंडेट को मानते ही नहीं हैं, ये जो शख्स है ये ख़ुद सेलेक्ट होकर आया है, तो उसी के साथ फिर बैठ के आप अगर डील कर रहे होंगे तो अगर हम कुछ जो आप एक जमहूरी इनकलाब लाना चाह रहे थे अगर उसकी भी बात कर लें। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो बार बार कहती है किसी का भी फ़ोन आ जाए हमने वही वाला सलूक नहीं करना परवेज़ मुशर्रफ वाला कि आप किसी की सऊदी बादशाह के उसमें आ जाएं, हिफाजत में आ जाएं, एक डील आप करें और फिर 2007 में आपकी वतन वापसी हो जाए। तो इन बोथ डायरेक्शन सर बयानिया कमज़ोर नहीं हो जाता? जी, यहाँ पर मेरे ख्याल में ये जो हम दो चीज़ें मुख्तलिफ इस वक्त डील कर रहे हैं, एक है उनका पॉलिटिकल नैरेटिव है वो, और ये दोनों साइडें समझती हैं कि लोगों का हाफजा काफ़ी कमज़ोर है और हम जो कुछ कहेंगे अपनी एक पॉलिटिकल माइलेज लेने के बाद जब वक्त गुजर जाएगा और उस पर कुछ पेशरफ्त हो जाती है तो लोग उस चीज़ को भूल जाते हैं। और माजी में हमारी मेरे ख्याल में हिस्ट्री भी इस तरह से रही है कि हम चीज़ों को बहुत जल्दी भुला देते हैं कि किसका किरदार क्या रहा है। जैसे मैंने कहा ना कि वो मुख्तलिफ शराइत चाह रहे हैं कि किसी तरह से वो इसमें किसी तरह से गिल्टी ना हो, वो कुछ मैंने प्ली बार्गेन किस्म की भी कोई चीज़ चाहते हैं लेकिन कि जी उनके ऊपर गिल्ट ना आए। ये शराइत है जो मुझे जो बज़ाहिर जो एक नैरेटिव एक इस वक्त मीडिया में चल रहा है या लोगों से सुनने को मिलता है, जब तक मरियम इसको क्लैरिफाई नहीं करती तो मेरे ख्याल में हमें इसी तरफ तवज्जो देना पड़ेगी। अच्छा जनाब, मैं क्योंकि दोनों की पोजीशंस को ज़रा डिस्कस करना चाहता हूँ, पहले अगर हम ज़रा ऑपोजिशन पे आ जाएं, बार बार कहना सिलेक्टेड वज़ीर आज़म हम इसका मैंडेट नहीं मानते, अब जनाब इसको भी आगे ना लेके बढ़े। जो वाइट पेपर था जिसकी आपने बार बार बात की थी 25 जुलाई को, आप कह रहे हैं कि जी ये भी योम स्याह होगा और हम इसको खुल के मनाएंगे और बात करेंगे कि किस तरह से आपने इस इंतखाब को चोरी किया था, वोटर के मैंडेट को तस्लीम नहीं किया था। लेकिन फिर जनाब अब इसका हल क्या है? 2013 में भी 4 हलकों पे कितना बड़ा आपने देखा कंटेनर की सियासत का आगाज़ हो गया। उससे पहले भी आप देख लें हमारे कई इंतखाबात हैं, बल्कि उनकी अक्सरियत है जिनमें इसी तरह की धांधली के भरपूर इल्ज़ामात लगे थे। गोइंग फॉरवर्ड सर आप इलेक्टोरल रिफॉर्म की बात कर लें, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स आपको पसंद नहीं है, इलेक्शन एक्ट 2017 को आप कहते हैं कि जी अभी से ही रिडंडेंट हो गया है, फिर आप कहते हैं हमारी जो मशीन है वो क्रैश हो जाती है, गैर जमहूरी कुव्वतें हमारे पोलिंग बूथ्स में बैठ जाती हैं। तो जब इस तरह का बयानिया आप बार बार दोहराएंगे सर तो क्या रिफॉर्म की तरफ नहीं आना चाहिए? और फिर इसके बाद मैं ज़रा गवर्नमेंट पे भी आना चाहूँगा। ये असद ये मेरे ख्याल में ये जो है कि कोई भी पार्टी इस वक्त सीरियस नहीं है कि पॉलिसी एजेंडा पे बात की जाए। वो एवरीबॉडी इज़ प्लेइंग टू द गैलरी। वो चाहते हैं किसी तरह से उनका जैसे कहते हैं कि पॉलिटिकल नैरेटिव आवाम में ज़्यादा मकबूल हो, ज़्यादा बिके। अब सीरियस बिजनेस पे कोई भी आने को तैयार नहीं है। और वाइट चाहे वो अब देखें वाइट पेपर की बात है या इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात है, अब वक्त गुजरते पता नहीं चलता। अब 1/5 ऑफ ये जो टेन्योर ऑफ दिस गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी पास्ड। अगर ये अगले साल हम आधा टेन्योर इस वक्त गुजार चुके होंगे, अगर हम इसी तरह झगड़ते रहे और जब हमारा अगला 2023 का इंतखाब आएगा तो उस वक्त जाके फिर से वही चीज़ें हमारे सामने होंगी और जल्दबाजी में मेरे ख्याल में 1-2 माह में बैठ के कुछ वो जो लेपा पोती सी करके वो आपके सामने एक और रिफॉर्म्स का पैकेज रख देंगे और जब रिजल्ट्स आएंगे तो फिर से वही रोना रो रहे होंगे। यही चीज़ अकाउंटेबिलिटी के साथ हो रही है। कोई भी उसको मानने को तैयार नहीं है कि ये इम्पार्शियल है, लेकिन उसके पीछे कोई तो बताए ना कि जिम्मेदार कौन है। अच्छा, अभी पिछले 10 साल तो इनके पास रही है, एक और 3rd टर्म जा रही है डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट की। लेजिस्लेशन करें भाई, आप रिफॉर्म्स करें। अच्छा सर, गवर्नमेंट के किरदार पे भी आ जाएं। एक चीज़ ज़रूर है, वो कहते हैं जी हमारे नाम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। ये बात छोड़ देते हैं कि सबके साथ तो इंसाफ नहीं हो रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई लीडरान हैं जिन पे काफ़ी संजीदा इल्ज़ामात हैं, लेकिन आप नहीं देखते उनको गिरफ्तार होते हुए। एक वज़ीर साहब को बेल मिल गई, जो दूसरे वज़ीर साहब थे उनको गिरफ्तार कर लिया है उन्होंने, लेकिन जो सीनियर आपके लीडरान हैं उन पे इल्ज़ामात अभी भी बरकरार हैं।
गोइंग फॉरवर्ड जनाब, अब पीटीआई का मेरे ख्याल से जो बुनियादी एक मंशूर का जो हिस्सा था एहतसाब एहतसाब एहतसाब, उससे हट के भी क्या बात नहीं होनी चाहिए? जो आपके कई कई वादे थे, आपने कहा था कि हमने फलाही रियासत बनाना है, एहसास प्रोग्राम का आपने वो आगाज़ किया था। उसके साथ साथ आपने कहा था कि जो केपी में आपकी पुलिस में आप उसको मसाली पुलिस बनाया था आपने, वो पुलिस रिफॉर्म्स आप अब इम्पोज करेंगे पंजाब सूबे में। उसमें आपको पता है जनाब, जो पुलिस रिफॉर्म्स कमेटी के सरबराह थे वो भी उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया अपना। तो पुलिस को आप एक तरफ छोड़ दें, फिर उसके बाद जो सोशल वेलफेयर का एजेंडा था वो भी थोड़ा सा डिरेल हुआ है। फिर आपने कहा था कि बुनियादी हकूक़ के हवाले से आपकी जो कानून साजी होगी बहुत ज़्यादा वसी होगी, पाकिस्तानी के सोशल कॉन्ट्रैक्ट को बहुत ज़्यादा बेहतर बनाएगा। उसमें भी कोई ख़ास आपने डेवलपमेंट्स नहीं देखे। क्या ये बात की जा सकती है, जैसे आपने कहा कि अभी सिर्फ एक 1/5 इज़ ओवर ऑफ दिस करंट टेन्योर, अभी मुद्दत पूरी होने दें, अभी और बड़े बड़े इस्लाहात देखने में बाकी हैं, क्योंकि अभी सिर्फ फ़िलहाल सिर्फ एहतसाब ही नज़र आ रहा है हर जगह। शायद होना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा, आप बहुत देर से कह रहे हैं, बल्कि 20 साल से मेरे ख्याल से खान साहब की जो सबसे कंसिस्टेंट बात है वो यही है कि 96 से कहते आ रहे हैं कि जी हम इनको बंद करेंगे, डकैत हैं, और तरह के भी अल्फाज वो इस्तेमाल करते हैं। बिग टिकट रिफॉर्म सर, उन पे बात नहीं करनी चाहिए अब? ये असद करनी चाहिए। पहले हम एहतसाब से शुरू कर लें कि एहतसाब का क्या हाल है। कि ये जो गवर्नमेंट आई थी, ये इनका जो बुनियादी नारा था वो था कि हम एहतसाब करेंगे। अब उस एहतसाब को इन्होंने अपने ऊपर इतना हावी कर लिया है कि जब भी इनसे उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगी जाए कि जनाब आपने अब 1 साल आपको गुजर गया, आपने खुद से ही असद आप इतनी लंबी एक लिस्ट बता दी कि जनाब ये चीज़ें आपको करनी थी। अब जब जिसमें सर फहरिस्त जो है मईशत है, लेकिन जब भी पूछो तो आगे से जवाब यही मिलता है, ये एनआरओ मांग रहे हैं, ये चोर हैं, ये डकैत है, हम इनसे बात नहीं करेंगे। भाई लोगों के इस वक्त माशी मसाइल हैं, उनकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। आपको अपोजिशन को साथ लेके चलना चाहिए। आप मुझे ये बताएं कि पिछले पूरे 1 साल में कितनी कानून साजी इन्होंने की है? मेरा ख्याल में कोई आपको काबिल ज़िक्र इस वक्त कानून साजी सामने नहीं ला सकेंगे, माँ सिवाय वो जो इलेक्शन के ऊपर एक इत्तफाक राय था, फाटा के जो साबका फाटा है जिसका भी इंजमाम हो चुका है और आज वहाँ पर इंतखाबात हो रहे हैं, उसके अलावा इन्होंने क्या काबिल ज़िक्र लेजिस्लेशन अभी तक कर सके? इसी मौजू पर गुफ्तगू जारी रहेगी। अभी वक्फा लेंगे, ये करेंगे कि ऑपोजिशन ना तो कोई वाइट पेपर सामने ला सकी, लेकिन दूसरी जानिब हुकूमत वक्त ने भी जो उसके मंशूर के वादे थे उन पर अमल नहीं कर पाई। रहिएगा हमारे साथ। वेलकम बैक टू दो राय। अब बात करेंगे उस दावे की जिसमें ना सिर्फ एहतसाब की बात हुई थी, लेकिन ये भी बात हुई थी कि मेरे काबीना से एहतसाब शुरू होगा। अगर देखा जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने एहतसाब को अपने मंशूर का बुनियादी हिस्सा तो बनाया और कई हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडरान को गिरफ्तार भी किया। हालांकि उसमें बात यह की जाती है कि एक आज़ाद इदारा नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो इन तमाम गिरफ्तारियों को अफेक्ट कर रहा है, लेकिन PTI के अपने लीडरान के साथ शायद उस तरह का अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी नहीं देखने को मिल रहा। जनाब बाकिर साहब, बात तो हमने की पिछले सेगमेंट में एहतसाब की, लेकिन अभी आपने जैसे देखा साबिक वज़ीर आज़म पे भी ये जो केस बना, बल्कि साबिक वज़ीर आज़म अब जब आदमी कहता है तो नाम लेना लाजमी होता है, क्योंकि राजा परवेज़ अशरफ साहब पे भी केस है, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब पे भी केस है, मियाँ साहब तो पहले से ही जेल में, शाहिद खाकान अब्बासी साहब को भी गुज़श्ता दिनों गिरफ़्तार कर लिया गया है। मूविंग फॉरवर्ड सर, अब जब आप एहतसाब की बात करते हैं तो उसमें भी क्या आप इस्लाहात नहीं ला सकते? चाहे वो आपने अभी बात की कि काबिल ज़िक्र कोई कानून साजी नहीं की इस हुकूमत ने, चाहे वो बेल का लॉ हो, चाहे वो यही नैब ऑर्डिनेंस हो, उस पर भी आप कई बार तनकीद कर चुके हैं, चाहे आप विटनेस प्रोटेक्शन की बात करते हैं, चाहे आप अगर वो देख लें अपना जो कन्विक्शन रेट है वाइट कॉलर क्राइम में, जो आपका एक बहुत पसंदीदा मौजू है, वाइट कॉलर क्राइम में आप अगर अपनी कन्विक्शन रेट देख लें, ये वो तमाम अमूर हैं जहां आप बुनियादी रिफॉर्म्स कर सकते हैं। नहीं,
मैं तो कह रहा हूँ एहतसाब में भी रिफॉर्म कर लिया। नहीं, असद करने को बहुत कुछ है। मेरा ख्याल में पहले नियतें दुरुस्त कर ली जाएं तो बेहतर है कि जिस तरह अब इन्होंने शोर डाला था और कहा था कि हम जैसे कहेंगे इनडिस्क्रिमिनेट किस्म की अकाउंटेबिलिटी होगी, चाहे वो हुकूमत में है चाहे अपोजिशन में है। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि माजी की हुकूमतों की तरह पीटीआई ने भी वही रास्ता इख्तियार किया है कि किसी तरह से अपोजिशन पर ये सारा एहतसाब का अमल फोकस रहे, जबकि अपने जो लोग हैं उनको मतलब उससे बचा के रखा जाए। हम बड़े लीडर्स की बात तो अगर हम छोड़ दें तो अगर हम मैं आपके सामने आज 2 मिसालें रखना चाहता हूँ जो बिल्कुल करंट है। कि आपकी जो एक स्टेट मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं शायद, जिनको माहौल बेहतर करने के लिए रखा गया था, उनके खिलाफ एक एंकर पर्सन ने आज से 1 साल पहले या कुछ अर्सा पहले एक वो डिफेमेशन का सूट किया हुआ था। अब जो वफाकी वजीर है उनके दाखिला के, उस एंकर पर्सन के मुताबिक, गरीदा फारूकी की मैं बात कर रहा हूँ, कि उन्होंने इन्फ्लुएंस करके उनकी FIA पर इन्फ्लुएंस करके उनकी कंप्लेंट को खारिज करवा दिया है। अच्छा, दूसरी तरफ देख लें कि अगर अपोजिशन के ख़िलाफ़ केसेस चल रहे हैं और राना सनाउल्लाह साहब की गिरफ्तारी की बात बहुत की जाती है, अब उनके जो जज हैं जो उनके केस को देख रहे हैं, आज लॉ मिनिस्ट्री ने नोटिफिकेशन निकाल के उनको हटा दिया कि जी उनकी इम्पार्शियलिटी पे उनको कोई शक था वफाकी हुकूमत को, इसलिए हटा दिया गया। दूसरी तरफ अगर देखें, मतलब मैं यह आपको बता दिया है कि किस तरह से जो गवर्नमेंट के लीडर्स हैं उनको बचाया जाता है, जबकि अपोजिशन के ऊपर सारा फोकस है। अपोजिशन बिलाशुबा सारे के सारे फरिश्ते नहीं है, लेकिन जिस तरह से इस प्रोसेस को आगे लेके चला जा रहा है, इसकी वजह से जो अपोजिशन का बयानिया है वो काफ़ी हद तक मजबूत हो रहा है। लोगों के जहनों में शकूक व शुबहात अब ज़्यादा गहरे होते जा रहे हैं और इससे पूरे का पूरा जो एहतसाब का अमल है वो अंडरमाइन हो रहा है। अच्छा, मेरा जो एक किस्म का उसको रेजर्वेशन कह लें वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है। हालांकि मैं आपके कोर पॉइंट से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि जो एहतसाब का प्रोसेस है वो दुरुस्त तौर पे नहीं किया जा रहा। आपने बात की थी एक पंजाब के साबिक वजीर कानून की, उन पे ANF ने भी केस बनाया हुआ है, लेकिन जो सबसे बड़ा केस था ना जनाब, जो पिछले 1-2 सालों में आपको देखने को मिला है, वो मॉडल टाउन केस था। उसमें आपके लाहौर हाई कोर्ट के एक जस्टिस साहब की रिपोर्ट भी आई थी। उसमें उन्होंने इसी वजीर कानून साहब को बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट अल्फाज में कसूरवार जिम्मेदार ठहराया था और कहा था कि कोई भी सेन आदमी अगर हालात व वाक़यात अपने सामने रखे तो उसको भी ये बात वाज़ेह हो जाए कि कौन इस चीज़ के पीछे था, कौन जिम्मेदार था, किसने ऑर्डर दिया था और किस वज़ीर आला के नुमाइंदे ने उधर जाके उसी के बिहाफ पे इस ऑपरेशन को कबूल किया था। और ये बात भी उसमें साबित हुई थी कि दूसरी तरफ जो PAT के वर्कर्स थे, ताहिरुल कादरी के जो कारकुनान थे, वो अनआर्म्ड थे। कहना मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ बाकिर साहब के केसेस आप बना रहे हैं, उसकी इतनी तवील फहरिस्त बनती जा रही है, लीडरान को आप हिरासत में ले रहे हैं, लेकिन उस हवाले से कन्विक्शंस किस किस की हो रही हैं और किन केसेस में हो रही हैं। मॉडल टाउन केस का प्रोसिक्यूशन की बुनियाद पे एक एडवोकेट जनरल पंजाब को भी आपने देखा वो किस तरह का सिलसिला गया, फिर एक नए एडवोकेट जनरल पंजाब साहब भी आ गए, आपकी प्रोसिक्यूशन भी दुरुस्त तौर पे नहीं हो रही। असद, यहाँ पे प्रोसिक्यूशन से ज़्यादा मेरा ख्याल में यह है कि आप फोकस नहीं हो रहे जो ओरिजिनल केसेस पर है। अगर ये इनके ऊपर कुछ जो नारकोटिक्स या कंट्रोल सब्सटेंस इनसे रिकवर हुआ है, इसको भी आप परसू करें, लेकिन सारे प्रोसेस को इंडिपेंडेंटली चलने दें। आप किसी तरह से कोई इस तरह का शक अवाम में पैदा होने ना दें, या जो लोग इसको फॉलो कर रहे हैं कि ये किसी तरह से मोटिवेटेड है। मेरा सिर्फ इनसे ये एक गुजारिश है कि अगर ये तमाम का तमाम कानूनी अमल किसी के इन्फ्लुएंस के नीचे लगा, तो ये जो आम आदमी जिसने आपको एहतसाब के नाम पर वोट दिया है, वो क्या सोचेगा कि जनाब ये एहतसाब तो कभी हुआ नहीं इस पाकिस्तान में। साहब, क्योंकि वक्त कम हो रहा है, मुख्तसर सवाल सर, 25 जुलाई अब 1 साल हो जाएगा इमरान खान साहब को मुंतखब होते हुए। जनाब क्या तासुरात हैं, इस साल में क्या पाया क्या खोया? ये वैसे सवाल बहुत वसी है और वक्त बहुत कम है। जितना आपने मुझे टाइम दिया इसमें तो मेरा ख्याल में कि मैं सिर्फ एक जुमले में यही कह सकता हूँ कि मुझे
इस वक्त कोई ऐसी उनकी काबिल ज़िक्र कामयाबी सामने नज़र नहीं आ रही है। अगर मैं देखूँ मईशत को, वो इस वक्त मसाइल का शिकार है। आपका जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो मुल्क में आई नहीं है, लेजिस्लेशन नहीं है। तो क्या आप मेरा ख्याल में इतनी थोड़ी देर में तो हम कोई असेसमेंट ऑब्जेक्टिव किस्म की नहीं कर सकते। शो पे बहुत ही ज़्यादा मनफी बातें करते हैं, घबराना नहीं है। अगले हिस्से में बात ये जो एक तारीखी कदम है, पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत बड़ा कदम है, कबायली इलाकों का एक बहुत हिस्टोरिक इंतखाब हो रहा है, उस पर बात करेंगे और उस तरमीम की बात करेंगे जिस वजह से ये सब कुछ हो रहा है। रहिएगा हमारे साथ। वेलकम बैक टू दो राय। अब बात करेंगे उस तारीखी आईनी तरमीम की और नतीजन जो आज हम इंतखाबात देखने को इंतखाबात हम देख रहे हैं, वो ना सिर्फ एक्स फाटा के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, लेकिन रियासत पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा दिन है और उन तमाम शहरियों के लिए एक ऐसा लम्हा है जो कि ना सिर्फ इन फ्रेंचाइजमेंट की बात करता है, लेकिन उनके बुनियादी हकूक़ की बात करता है, यानी वोट देना और इस मुस्तकबिल में एक स्टेक रखना। जनाब बाकर साहब, जब आप बात करते हैं जो अभी इलेक्शंस हो रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में, मेरे ख्याल से मैं गलती करता हूँ, लोग गलती करते हैं उसको एक्स फाटा कह के। अब जनाब अब मेरे ख्याल से आइज़ अहेड जो आने वाले दिन हैं उनको भी देखना चाहिए। उसमें सर अगर थोड़ी सी बात कर लें, आपने जैसे देखा ये पहले इंतखाबात ताख़ीर हुए, लोग भी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए, उनको लग रहा था शायद ये इंडेफिनेट हो जाए, लेकिन हमने इसी प्रोग्राम पे बल्कि इस नुक्ते पे इत्तफ़ाक़ किया था कि इंतखाबात इंशाअल्लाह होंगे क्योंकि अहम तरीन हैं और शायद इस मुल्क की तकदीर को भी तब्दील कर सकते हैं। वही इलाका जो बेतहाशा महरूमी का शिकार था और है, उसमें ये एक नया कदम तसव्वुर किया जा रहा है और एक बहुत बड़ी कानूनी जदोजहद के बाद वही शख्स जिनको मेरे ख्याल से गलत तौर पे हिज़्ब इख्तिलाफ की सियासी जमातें सदारती उम्मीदवार समझती हैं, मौलाना फजल रहमान साहब, एंड मैं गलत तौर पे सिर्फ इस हद तक कह रहा हूँ कि शायद वो उस तरह के कंसेंसस कैंडिडेट नहीं हैं जो लोगों को मुत्तहद कर सकें। उनकी सख्त एतराज़ात के बावजूद ये सब कुछ हो रहा है। ये अमेंडमेंट पास हुआ, इंज़माम हुआ और उसके बाद अब इलेक्शंस हुए और आपको अब फुली एम्पावर्ड लेजिस्लेटर्स नज़र आएंगे। हालांकि उसमें भी कुछ इश्यूज़ हैं, उस पर बात करेंगे। जनाब असद, जो आज के इंतखाबात की अहमियत है, फाटा के जो साबका फाटा, अब तो फाटा ज़बान पे चढ़ गया है, बिल्कुल, जो नए ज़िले खैबर पख्तूनख्वा में शामिल हुए हैं, जहाँ पर आज सूबाई हुकूमत के या सूबाई असम्बली के लिए इंतखाबात हो रहे हैं, वो मेरे ख्याल में हमें दो एंगल से देखना है कि किस तरह से वो इस्लाहात के एजेंडा को आगे लेके चलते हैं और वहाँ पर रिहेबिलिटेशन का ये जो नए मुंतखब नुमाइंदे आते हैं ये क्या काम करते हैं। उनके मेरा और जो फोकस होना चाहिए वो वहाँ के जो सोशल इंडिकेटर्स हैं, चाहे वो सेहत है, तालीम है, रोज़गार है, उस पर करना चाहिए, क्योंकि ये इलाके यहाँ पर काफ़ी अरसे से नेगलेक्ट के शिकार थे। वहाँ पर इस तरह के कवानीन, काले कवानीन वहाँ पर थे कि वहाँ का एक सोशल फैब्रिक जो है वो सारे का सारा तबाह होकर रह गया। वहाँ पर मिलिटेंसी काफ़ी अरसे रही, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग भी होती रही। तो एक वहाँ पर रीबिल्डिंग का प्रोसेस होना है। अगरचे उनको नुमाइंदगी नेशनल असम्बली में पहले से मौजूद थी, लेकिन ये पहली दफ़ा है कि ये अब उनको खैबर पख्तूनख्वा में जम करके वहाँ की सूबाई असम्बली में जाएंगे और ये इन एजेंडा को, जो तरक्याती एजेंडा है, इसको बेहतर तरीके से वहाँ पर वो मैनेज, जो उनके मुंतखब नुमाइंदे हैं वो मैनेज कर सकेंगे। अब सिर्फ इसमें यह देखने की ज़रूरत है कि ये लोग जो अब नुमाइंदे जो आज वो चुनते हैं वो किस हद तक लोगों से जो किए हुए वादे हैं वो पूरे कर सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं है जनाब, और मैं समझता हूँ ये भी एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी वहाँ के इंतज़ामिया के लिए अगर ये इंतखाबात आज़ादाना और मुनसफ़ाना तो हों ही, लेकिन साथ साथ सलामती को भी सामने रखें और जो आपके सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं वो भी बग़ैर किसी इंसिडेंट के निकल जाएं बीच में से। अभी मोहम्मद में एक आपने वाक़या देखा, उसमें मेरे ख्याल से अवामी नेशनल पार्टी, अभी रिपोर्ट्स ने कंफर्म करना है, उनके कारकुन को भी इंजर किया गया है, लेकिन उस वाक़े के अलावा
कोई बड़े इंसिडेंट्स, मैं समझता हूँ हमें इस बात के शुक्रगुजार होना चाहिए, फ़िलहाल नहीं नज़र आए। लेकिन एज़ यू नो सर, अभी इलेक्टोरल प्रोसेस जारी है। जो सबसे बड़ी बात है बाकर साहब वो यही है कि ये वो लोग हैं जिनको आपने इतनी देर से डिसनफ्रेंचाइज किया, यानी उनको आपने वोट का हक तो फराहम किया नहीं, वो लोग अब ना सिर्फ अपने नुमाइंदों को चुनेंगे, वो नुमाइंदे फिर खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बली में उन्हीं लोगों के लिए आवाज़ उठाएंगे। उस हवाले से जनाब, ये क्या बहुत बड़ा चेंज नहीं है? असल वो चेंज बड़ा है, लेकिन पहले मैं जो आपने सिक्योरिटी का एस्पेक्ट जिक्र किया, मेरे ख्याल में जो आज की सबसे बड़ी टेक अवे है इससे कतई नज़र कि कौन सी पार्टी वहाँ पर जीतती है, वो ये है कि इंसिडेंट फ्री इलेक्शंस वहाँ पर हुए हैं। अभी चंद हफ्ते पहले ही आपको पता है कि सिक्योरिटी की किस तरह सूरत हाल थी, जिसकी वजह से इन्हें चंद दिनों के लिए इन इंतखाबात को मुलतवी भी करना पड़ा। तो इस वक्त जो ये एक वाक़या आप जिक्र कर रहे हैं मोहम्मद एजेंसी का, ये तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में मुख्तलिफ पूरे पाकिस्तान में जब इंतखाबात होते हैं तो आपके सेटल्ड एरिया, आपके अर्बन एरिया जहाँ पे लॉ इन्फोर्समेंट का मेकनिज़म बहुत बेहतर है, वहाँ भी इस तरह के छोटे मोटे वाक़यात हो जाते हैं। लेकिन ये जो सिक्योरिटी का जो आज सूरत हाल रही, और जिस तरह से पुरअमन तरीके से अब तक वोटिंग का अमल तो वहाँ ख़त्म हो चुका होगा और वोटों की गिनती इस वक्त जारी है वहाँ पर, तो ये चीज़ जो सबसे बड़ी कामयाबी मेरा समझता हूँ फाटा के अवाम की भी है और इंतज़ामिया की भी है कि वहाँ पर एक इंसिडेंट फ्री इलेक्शन हो चुका है। अब लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर अगर आप बात करते हैं कि जो पॉलिसी एजेंडा को परसू करने की है, जिससे हम पहले अपने सेगमेंट्स में बात करते आए हैं कि अवामी नुमाइंदे मुंतखब हो के वहाँ पर अपने एजेंडा से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, उसके लिए उसके मुख्तलिफ पॉलिटिकल डायनेमिक्स हैं जिसकी वजह से ये सूरत हाल हो जाती है। उम्मीद ये रखते हैं कि यहाँ के खुसूसी हालात की वजह से वो अपने एजेंडा पर ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे। बिल्कुल ठीक जनाब, और उसी उम्मीद को लेकर आगे बढ़े। अगले हिस्से में गुफ्तगू जारी रहेगी, स्टे विद अस। वेलकम बैक टू दो राय। बात करेंगे कबायली इलाकों के तारीखी इंतखाबात की। जैसे आपने अभी सुना होगा, पाकिस्तान ने ना सिर्फ सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स का भी इंतज़ाम किया है, लेकिन एक बड़े वाक़े के अलावा फ़िलहाल कोई नाखुशगवार वाक़यात नहीं देखने को मिले। एक तारीखी प्रोसेस है वो जारी है, कई सियासी जमातें भी शामिल हैं, उन्होंने अपने उम्मीदवार फील्ड किए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, कौमी वतन पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, अवामी नेशनल पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उस पर बात करेंगे। जनाब बाकर साहब, अभी सर आपने काफ़ी गहराई में आप गए कि सिक्योरिटी सिचुएशन वहाँ अभी भी पेचीदा है। जैसे आपने देखा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी बहुत ऐसे पोलिंग बूथ्स हैं, उनके जो इमीडिएट एरियाज़ हैं उनको भी हसास करार दिया। तो इस बात के मेरे ख्याल से हमें माइंडफुल होना चाहिए। लेकिन अब आगे बढ़ते हुए सर, आपने कहा था कि मुंतखब नुमाइंदे भी कभी कभी गुमराह हो जाते हैं। अब इन्हीं लोगों गुमराह का लफ्ज़ मैंने नहीं किया था, डिस्ट्रैक्ट का कहा था। डिस्ट्रैक्ट, वो पॉलिसी एजेंडा से जरा से गाफिल हो जाते हैं और वो दूसरी तरफ दीगर मामलात पे ज़्यादा मुतवज्जे हो जाते हैं। डिस्ट्रैक्ट होने के बाद फिर गुमराह हो जाते हैं। अल्लाह करे कि वो डिस्ट्रैक्ट तक भी ना हो। लेकिन जनाब, इन पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और वो ये है कि 70 साल की तारीख का भी बोझ इन्हीं लोगों पे है। ये पहली बार अब खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली में अपने वोटर्स का के ना सिर्फ नुमाइंदे होंगे, उनके लिए आवाज़ भी उठाएंगे। वो क्या इस्लाहात हैं सर जो इन दी इमीडिएट टर्म किए जा सकते हैं? अच्छा, वहाँ पर मेरा ख्याल में जो इस वक्त जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो ये है कि उस इलाके को रिहेबिलिटेट करने की ज़रूरत है। वहाँ पर काफ़ी अरसे से जंग जारी थी, जिसकी वजह से जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, जो ज़िंदगी के ज़रूरियात हैं वहाँ पर मुहैया नहीं है। इस वक्त सेहत की वहाँ सूरत हाल ख़राब है, तालीम की सूरत हाल ख़राब है, आपका रोज़गार नहीं है। ये वो चीज़ें हैं जहाँ पर वो लोगों को जो उस इलाके से दूसरे इलाकों में चले भी गए थे वो वापस अब आ गए हैं काफ़ी हद तक, तो उनको वहाँ पर आपने रिहेबिलिटेट करना है ताकि वो अपनी एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दें। और ये जिसका आपने भी जिक्र किया कि ये
मेरा ख्याल में इनकी बाकी नुमाइंदों की निस्बत इनके ऊपर एक भारी जिम्मेदारी इस लिहाज से पड़ती है कि चूंकि ये पहली दफ़ा हो रहे हैं, तो इस पूरे जो सिलसिले को कामयाब करने का इनके ऊपर ही सारे का सारा जो है वो जिम्मेदारी है कि इस जो आपका एक नया सिस्टम आप ला रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में इन इलाकों को जम किया गया है और लोगों की तवक्कुआत हैं कि उनके जो मसाइल हल होंगे, तो इन लोगों ने करने हैं। अब लोगों की तमाम तवज्जो इनकी कारकर्दगी के ऊपर होगी, इनको चाहिए कि होगी जनाब। लेकिन मैं समझता हूँ कि शायद कोई कारकर्दगी भी कामयाब नहीं हो सकती जब तक इनका साथ मरकज ना दे। और अगेन सर, हम शायद तारीख की बात कर लें जब आप लेकिन मेरे ख्याल में सॉरी मैं यहाँ पे आपको इंटरप्ट करता चलूं कि हम इनको मरकज से अब सूबे की तरफ लेके जा रहे हैं। ये नहीं है कि वहां पर पहले नुमाइंदगी नहीं थी, वहां के मेंबर ऑफ जो है वहां से नेशनल असेंबली के मेंबर मुंतखब होके आते थे। अब यह है कि अब आपको एक प्रोविंशियल सेटअप में ले आया गया है। ऐवान बाला में भी नुमाइंदगी थी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सर मैं अगर थोड़ा सा ये वजाहत करता चलूँ, ये बिल्कुल अब सूबाई स्टेटस की तरफ आपको जाना चाहिए। आपने भी खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा बनाया था और आपको याद होगा कि शुरू में जब ये सारी डिबेट हो रही थी तो ये एक बहुत मुस्बत कदम था कि आपने कहा कि दायरा इख्तियार होगा पेशावर हाई कोर्ट का, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नहीं। और वहाँ से फिर आपने एक ये मेरे ख्याल से मुस्बत और तामीरी रुख इख्तियार किया था इस तमाम सिलसिले का। लेकिन अब जनाब जब आप बात करते हैं मरकज़ के किरदार की, तो मैं समझता हूँ जनाब कि इस हद तक कि माली मुआवनत मेरे ख्याल से भरपूर होनी चाहिए। ठीक है, आपने कई अरबों का जो अमाउंट है वो प्लेज किया है, लेकिन अब उसको आप किस तरह इम्प्लीमेंट करते हैं बतौर ऑन ग्राउंड, आप अदारों को किस तरह बिल्ड करते हैं वहाँ, जैसे आपने कहा क्वालिटी ऑफ लाइफ में किस तरह बेहतरी लाते हैं, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और आपके मुंतखब नुमाइंदे बेशक काबिल हों, कॉम्पिटेंट हों, ईमानदार हों और बसीरत रखने वाले हों, मरकज़ जनाब को भी इसमें पहल करनी चाहिए कि कोई गुंजाइश ना रहे वसाइल की। सर यहाँ पर सिर्फ मैं एक एज ए वर्ड ऑफ कॉशन कहना चाहता हूँ कि अगर अभी, क्योंकि हमें नताइज नहीं पता, कि अगर पीटीआई जीत जाती है तो हम बिल्कुल एक नेचुरल सी बात है कि उनको जो बाकी इलाकों की तरह जहाँ पर पीटीआई है वो तवज्जो मिलेगी। लेकिन अगर वहाँ से दूसरी पार्टीज़ के लोग जीत के आते हैं तो जो पीटीआई है उसको पार्टीजन अप्रोच नहीं रखनी चाहिए उन इलाकों की तरफ, और वहाँ उनको इसी तरह लेके चलें जिस तरह उनके अपने जहाँ से नुमाइंदे मुंतखब हुए हैं। तो ये चीज़ एक चीज़ है जो हमें देखने की ज़रूरत है कि आगे जाकर किसी तरह से ये प्रोसेस इफेक्ट ना हो। बेशक जनाब, ये कौमी यकजहती का एक मौका है, सियासी जमात को हरगिज़ नहीं देखना चाहिए। एक जनरेशनल तब्दीली है और मेरे ख्याल से तमाम मुंतखब नुमाइंदों को इस अपॉर्चुनिटी को गले लगाना चाहिए। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम आया होगा। मुझे और बाकिर सज्जाद को अपनी राय से भी आगाह कीजिए, खसूसी तौर पर कबायली इलाकों में इंतखाबात के मुतालिक। और कल तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।